नमस्ते दोस्तों, फोर्थ यूनिट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की चल रही है और लास्ट लेक्चर जो हमारा था उसके लास्ट में हमने कहा था एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स। टाइम काफ़ी हो गया था तो हमने वो वीडियो वहीं फिनिश कर दिया था, वो क्लास वहीं फिनिश हो गई थी। चलिए इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पहले एक प्लेन पेज लेके हम इसको डिस्कस कर लें तो ठीक रहेगा हमारे लिए। चलिए ब्लैंक पेज पे एक बार हम इम्पॉसिबल एस्पेक्ट को समझ लेते हैं क्या है। चलिए सबसे पहले अपन ने लिखा इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब क्या है कि किसी काम को करना प्रैक्टिकली या लीगली अब संभव नहीं है, वो इम्पॉसिबल है। किसी भी काम को करना संभव नहीं है साहब। एक चीज़ आप क्लियर कर लेना, अगर गवर्नमेंट ने अफीम के सेल परचेज पर बैन लगा रखा है और आप अफीम को सेल परचेज करने का कोई एग्रीमेंट करते हो तो इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ इलीगल। ये क्या है? इलीगल है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो बना कर रखा वो काम आपने किया। लेकिन अगर आप वीट को सेल परचेज करने का एग्रीमेंट करते हो कि फ्यूचर के इस डेट में मैं आपको वीट दूंगा, इस प्राइस पे दूंगा, गवर्नमेंट ने बैन नहीं लगा रखा, ये अभी तो वैलिड है। लेकिन बिफोर द डेट ऑफ परफॉर्मेंस, मान लो 2 महीने बाद गेहूं देना था, पैसा लेना था, उस 2 महीने के दौरान अगर गवर्नमेंट वीट के सेल परचेज को बैन कर देती है तो इसे हम कहेंगे इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ इलीगलिटी। देखो ये एग्रीमेंट इलीगल नहीं होगा। इलीगल कब होता है कोई एग्रीमेंट? जब उस काम को लॉ ने मना कर रखा था और आपने किया। जब आपने किया उस समय तो लॉ ने मना कर नहीं रखा था, और जब लॉ ने मना कर दिया तो आप कह रहे हो भैया इम्पॉसिबल, हम नहीं करेंगे, हम तो हाथ जोड़ते अब नहीं करेंगे, लॉ ने मना कर दिया। तो वी कांट कॉल इट इलीगल, हम कहेंगे इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ इलीगलिटी। इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ अनलॉफुल, क्योंकि लॉ ने सब्सिक्वेंटली अनलॉफुल कर दिया, उसको इलीगल कर दिया, इसीलिए वो क्या कहलाएगा? इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ सब्सिक्वेंट अनलॉफुल। क्लियर है? शुरू से अनलॉफुल है तो इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज इलीगल। जेल में डालेंगे, डंडे मारेंगे, आपने किया तब ठीक था, पर सब्सिक्वेंट अनलॉफुल हो गया तो हम कहेंगे सब्सिक्वेंट अनलॉफुल के कारण वो इम्पॉसिबल हो गया और उससे परफॉर्म नहीं किया जा सकता, हम उसे परफॉर्म करेंगे ही नहीं। इम्पॉसिबिलिटी में सेक्शन में लिखा हुआ तो बहुत कम है, पर उसका इंटरप्रिटेशन काफ़ी डिटेल में है। एक होता है एग्जिस्टिंग, एक होता है सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट बोले, सुपरवेनिंग बोले, एक ही बात है, दोनों का मतलब बाद में हुआ। एग्जिस्टिंग मतलब एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेकिंग, जब कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बनाया जा रहा था उस समय वो इम्पॉसिबल था। और एक हुआ कि उस समय तो नहीं था पर बाद में इम्पॉसिबल हो गया। एग्जिस्टिंग में 3 बातें हो सकती है। पहला, नॉन टू बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज को पता है। दूसरा, अननोन टू बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज को पता नहीं है। और तीसरा, नोन टू प्रोमिसर ओनली, सिर्फ प्रोमिसर को पता है। अब अपन एक काम करते हैं, तीनों ही सिचुएशंस को हम, मतलब चारों सिचुएशन को, एग्जिस्टिंग में 3 हो गया, नॉन, अननोन और खाली प्रोमिसर को पता, और एक हो गया सब्सिक्वेंट। चारों सिचुएशंस को एक एक एग्जांपल के साथ एक बार हम क्लियर कर लेते हैं। मैंने आपको बोला कि मैं सोच रहा हूँ कि यार प्लूटो पे मेरा एक प्लॉट है, मैं बेच दूँ। आपने कहा यार देख मेरी बात सुन, प्लूटो वाला प्लॉट तो मेरे को बेच दे, और मेरा मार्स पे भी एक प्लॉट लिया हुआ है, तो बोले मार्स वाला तू खरीद ले। इम्पॉसिबल, नॉन टू बोथ द पार्टीज। जब दोनों पार्टीज को पता है कि ये काम करना इम्पॉसिबल है और फिर भी वो उसका कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब टेक्निकली वो लोग मजाक कर रहे हैं। उनको पता है ना इट इज नॉट पॉसिबल, हम क्या बात कर रहे हैं, हमको प्रैक्टिकली पता है कि इम्पॉसिबल है, फिर भी हम मजाक कर रहे हैं एक तरीके से। तो लॉ कहता है इट इज टेक्निकली वॉइड। ये क्या है? वॉइड है। वॉइड क्यों है? जब दोनों पार्टीज को पता है कि काम किया ही नहीं जा सकता, फिर भी वो एग्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली उनका कोई इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन है ही नहीं। उनका लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन ही नहीं है, उनका तो इंटेंशन ही मजाक करने का है। अननोन टू बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज को पता नहीं है। जैसे मैंने बोला कि ये गुड्स आपने कहा डिलीवर करना है अहमदाबाद, मैंने कहा मैं अभी भेज देता हूँ अपने स्टाफ को और अभी ये डिलीवर करवा देता हूँ, आज का आज आपका डिलीवर हो जाएगा या कल तक आपका डिलीवर हो जाएगा।
हम लोग जब ये एग्रीमेंट कर रहे हैं, हमको पता नहीं है कि अहमदाबाद में ऑलरेडी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया या कर्फ्यू लगा दिया, उस शहर में एंट्री ही रेस्ट्रिक्ट कर दी गई है, कंप्लीट लॉकडाउन, कंप्लीट कर्फ्यू है साहब, किसी भी कारण से, कोई भी पर्पस, कोई भी रीजन हो सकता है भाई, कोई वायरस हो सकता है, तो हो सकता है वहाँ पे कुछ सेंटिमेंट्स खराब हो गए हो, कुछ दंगे की स्थिति आ गई हो, ठीक है ना, कोई भी कारण हो सकता है, वॉट एवर द रीजन में भी, पर हम यहाँ एग्रीमेंट कर रहे हैं गुड्स को डिलीवर करने का वहाँ पर, और उस समय वहाँ लॉकडाउन लग चुका है, वहाँ कर्फ्यू लग चुका है, और मैंने बोला मैं आज वहाँ पे गुड्स आपका पार्सल भिजवा दूंगा या कल भिजवा दूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि वह 7 दिन के लिए लग चुका है ऑलरेडी कर्फ्यू या लॉकडाउन, शहर के अंदर एंट्री ही पॉसिबल नहीं है, दोनों पार्टीज को पता नहीं है, यानी टेक्निकली ये बायलैटरल मिस्टेक हो गई, हम दोनों गलती कर रहे हैं, क्योंकि हम दोनों को पता नहीं है कि वहाँ ऑलरेडी सब ताले लग चुके हैं, अब हम वहाँ अंदर घुस ही नहीं सकते, तो ये भी क्या होगा, वॉइड, क्योंकि इसको कैसे परफॉर्म करोगे, आपको परफॉर्म करना पॉसिबल ही नहीं, परफॉर्म करना पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी टेक्निकली क्या हो जाएगा, वॉइड। नोन टू प्रोमिसर ओनली, सिर्फ प्रोमिसर को पता है, सिर्फ प्रोमिसर को पता है कि ये चीज इम्पॉसिबल है। इसमें देखो दो बातें, या तो प्रोमिसर को पता है या प्रोमिसर अपनी नॉर्मल इंटेलिजेंस के साथ पता लगा सकता था। जैसे किसी डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा सर इसका ट्रीटमेंट कराना, उसने कहा 2 महीने में ठीक कर दूंगा। अब डॉक्टर को पता है कि ये चीज 2 महीने में ठीक हो ही नहीं सकती, इट इज इम्पॉसिबल, या उसका जो मेडिकल नॉलेज है उसको वो अप्लाई करता तो उसको पता लग सकता था कि यार ये चीज ठीक नहीं हो सकती है। मैं तो आम आदमी हूं ना, मुझे कैसे पता पड़ा, आई एम नॉट डॉक्टर, मुझे कैसे पता हो कि 2 महीने में ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता। अब समझो, या तो नॉन टू प्रोमिसर है, यानी या तो उस डॉक्टर को पता है कि इस चीज को 2 महीने में क्योर नहीं किया जा सकता, या उसके मेडिकल नॉलेज को अगर वो वहां थोड़ा भी अप्लाई करता, थोड़ा भी दिमाग की बत्ती जला के वहां ध्यान से देखता, तो उसको पता पड़ जाता, उसको पता पड़ जाता कि 2 महीने में उसको ठीक नहीं किया जा सकता। यानी या तो प्रोमिसर को पता है, या प्रोमिसर अगर आंखें खोल के देखता, यानी अपने रीजनेबल डिलीजेंस के साथ वहां देखता, तो उसको पता पड़ जाता कि इट इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म, और उसने फिर भी प्रॉमिस कर दिया कि वो कर देगा 2 महीने में क्योर। इसका मतलब वो फ्रॉड कर रहा है। हमने फ्रॉड में एक चीज देखी थी, आपको याद हो तो, फ्रॉड में 4-5 पॉइंट लिखे हुए थे कि क्या क्या चीजें फ्रॉड होगी। वहां लिखा हुआ था एंड प्रॉमिस विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्म, यानी ऐसा कोई प्रॉमिस जहां आपका परफॉर्म करने का इंटेंशन ही नहीं है, उद्देश्य भी नहीं है, वो भी क्या कहलाएगा, टेक्निकली फ्रॉड कहलाएगा। यहां जहां आप बिना सोचे समझे, बिना देखे परखे प्रॉमिस कर लो, वो भी फ्रॉड है। रेकलेस स्पीकिंग, बिना सोचे समझे, तो आपने अपना नॉर्मल डिलीजेंस से यूज नहीं किया, उस मरीज को ढंग से देखा ही नहीं और आपने बोल दिया 2 महीने में ठीक कर दूंगा, जबकि टेक्निकली वो इम्पॉसिबल है, ठीक हो ही नहीं सकता। यानी इम्पॉसिबिलिटी प्रोमिसर को पता है तो वो फ्रॉड कर रहा है, उसको पता तो भी वो प्रॉमिस कर रहा, तो फ्रॉड है उसका। और उसको पता था, मतलब सॉरी, पता चल सकता था, लेकिन उसने देखा नहीं ढंग से और प्रॉमिस कर दिया। और बिना स्थिति को देखे अगर आप फालतू ही प्रॉमिस कर रहे हो तो भी वो फ्रॉड है। दोनों बातें फ्रॉड में लिखी गई थी, यानी प्रोमिसर को पता था या डिलीजेंस से पता लगाया जा सकता था, पर उसने डिलीजेंस यूज ही नहीं किया, या पता होने के बावजूद भी झूठा प्रॉमिस किया, तो इट इज फ्रॉड। और फ्रॉड होगा तो ये क्या हो जाएगा, वॉइडेबल, वॉइडेबल, मतलब वाइडेबल हो जाएगा ना, पढ़ाना हम लोगों ने पहले। एग्जिस्टिंग इम्पॉसिबिलिटी है, दोनों पार्टीज को पता है कि नहीं हो सकता, तो वॉइड एग्रीमेंट। दोनों पार्टीज को पता नहीं है लेकिन कैसे परफॉर्म करेंगे, इसीलिए वॉइड एग्रीमेंट। दोनों में से खाली प्रोमिसर को पता है या प्रोमिसर को पता लग सकता था, लेकिन उसने बिना सोचे समझे या जानबूझकर झूठ बोल के आपके साथ प्रॉमिस कर लिया, वॉइडेबल, फ्रॉड। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, उस समय तो सब ठीक था, बाद में गड़बड़ हो गई। मैंने आपसे एग्रीमेंट किया अफीम खरीदने बेचने का, तो ये तो शुरू में ही इलीगल है, ये सब्सिक्वेंट नहीं है, ये तो शुरू में ही इलीगल है। मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया वीट सेल परचेज का, 2 महीने बाद डिलीवरी और पेमेंट, 1 महीने बाद गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। मान लो मैंने बोला 31 दिसंबर को आपका एक गिफ्ट मैं अहमदाबाद पार्सल कर दूंगा, आज अपनी बात हो गई, और 30 दिसंबर को अहमदाबाद में कर्फ्यू लग गया, लॉकडाउन हो गया। नाउ इट्स नॉट पॉसिबल टू डिलीवर। जब एग्रीमेंट किया तब सब सही था, तब अहमदाबाद खुला था, उस समय गेहूं की सेल परचेस में बैंड नहीं था, या बाद में बैंड लग गया, या बाद में लॉकडाउन हो गया, या ऐसा भूकंप आया कि चाहे तो रोड ही टूट गई, संभव ही नहीं है। किसी भी कारण से, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी या वॉट एवर द रीजन में भी,
ऐसी इम्पॉसिबिलिटी हो चुकी है कि अब उसको टैकल करना संभव ही नहीं है। इतनी भयंकर बाढ़ आई कि गुजरात में तो 4-4, 5-5 फीट, 7-7 फीट पानी भरा हुआ है रोडों पर, हाईवे पर 8-8 फीट पानी है, बस ट्रेन कुछ भी नहीं जा सकती, इतनी भयंकर बाढ़ है। ऐसी नेचुरल कैलामिटी है, कैसे डिलीवर करोगे साहब? तो अगर बाद में जब एग्रीमेंट किया तब तो कुछ इंपॉसिबिलिटी नहीं थी, पर बाद में कोई ऐसा इवेंट हुआ जिसने उसको इम्पॉसिबल कर दिया या प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू परफॉर्म कर दिया, दोनों को हम सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी या सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी बोलेंगे। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी एक ही बात है, और दोनों ही केस में वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा, क्योंकि उसको परफॉर्म करना अब संभव नहीं है, उसको परफॉर्म करना अब संभव नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। अब देखो हमारे यहाँ क्या लिखा हुआ है इम्पॉसिबल एक्ट्स के लिए। लॉ बेसिकली बोलता है एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इज वॉइड इन इटसेल्फ। जो इम्पॉसिबल काम है उसको करने का एग्रीमेंट ही वॉइड होगा। उसके बाद लॉ बोलता है ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट विच आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिकम्स इम्पॉसिबल। देखो पहले उसने बोल दिया कि जो इम्पॉसिबल काम है उसको करने का एग्रीमेंट करना क्या है? वॉइड है। यानी पहले वाला जो ये पॉइंट यहाँ पे ये एंड हुआ, ये बेसिकली एग्जिस्टिंग इम्पॉसिबिलिटी के लिए था। किसके लिए था? एग्जिस्टिंग। नोन टू बोथ, अननोन टू बोथ लॉ में नहीं लिखा हुआ, वो हमारा इंटरप्रिटेशन है, नीचे इंटरप्रिटेशन आपको मिल जाएगा। दूसरा भी जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं वो सब्सिक्वेंट के लिए है। ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट विच आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद फिर इम्पॉसिबल हो गया किसी भी रीजन से, किसी भी इवेंट के कारण, किसी भी कारण से, तो अब वो इम्पॉसिबल, अनलॉफुल, और वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। भाई सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी या सब्सिक्वेंट इलीगलिटी हो गई, अनलॉफुल हो गया, लॉ ने मना कर दिया, तब वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। और ये जो तीसरा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि प्रॉमिसर को पता था, ये रीजनेबल डेलीगेंस से पता लग सकता था, फिर भी उसने प्रॉमिस किया, तो भी वहां पे क्या होगा? वॉइडेबल। तो क्या होगा? फ्रॉड है ना। Where one person has promised to do something which he knew or with reasonable diligence might have known, या तो उसको पता है या उसको पता चल सकता था, and which the promisee did not know, और promisee को नहीं पता। मैंने बोला ना एक पार्टी को, दोनों को पता है तब तो वैसे ही void हो जाएगा। promisee को नहीं पता, सिर्फ promiser को पता है, या promiser पता लगा सकता था, तो ऐसा जो impossible अनलॉफुल एक्ट है वो प्रॉमिसर को क्या करना पड़ेगा? कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट टेक्निकली क्या हो गया? वॉइडेबल। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी को लेकर उसने दो बातें लिख दी, एक तो नोन, एक अननोन, और फिर वापस नोन टू प्रॉमिसर ओनली। अगर दोनों पार्टीज को नोन है तो वॉइड होगा, अननोन है दोनों पार्टीज को तो भी वॉइड होगा, और खाली प्रॉमिसर को पता तो कंपनसेशन वगैरह लिया जा सकता, मतलब वॉइडेबल हो जाएगा। और सब्सिक्वेंट या सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी है तो भी क्या होगा? वॉइड होगा। कैसा होगा? वॉइड होगा। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है परफॉर्मेंस को लेकर, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। ये भी परफॉर्मेंस का पार्ट है कि जब पेमेंट किया जाएगा तो उसका अप्रोप्रिएशन कैसे करेंगे। चलिए समझने की कोशिश करते हैं अप्रोप्रिएशन को। नया पेज ही ले लेते हैं, हमारे पास पेज ऑलरेडी पड़े हैं कुछ। ठीक है, देखो अप्रोप्रिएशन के लिए पहले दो चीजें जरूरी है। क्या है? समझना। ये हमारे चुन्नू भैया, हेलो चुन्नू कैसे हो, और ये हमारे मुन्नू भैया, ये हमारे मुन्नू भैया। एक तरफ चुन्नू भैया, एक तरफ मुन्नू भैया। चुन्नू हैव टू मेक 3 डिफरेंट पेमेंट्स टू मुन्नू। एक 1000 का है, एक 1250 का है, और एक 1870 रुपए का है। चुन्नू हैव टू मेक 3 डिफरेंट पेमेंट्स टू मुन्नू। 3 अलग अलग पेमेंट मुन्नू को करने हैं। और इसने जो पेमेंट किया, टोटल मिला के जो पैसा आ रहा है वो होता है 4120 होता है। अगर चुन्नू पूरा 4120 पे कर दे मुन्नू को, तब तो बात ही खत्म हो गई, अप्रोप्रिएशन की बात नहीं होगी। अप्रोप्रिएशन के लिए 2 शर्तें। पहली बात मल्टीपल पेमेंट्स, और दूसरी बात फुल पेमेंट नहीं हुआ है। फुल पेमेंट नहीं हुआ, पार्शियल पेमेंट हुआ है, यानी जो पेमेंट किया गया है वो सफिशिएंट नहीं है टू डिस्चार्ज ऑल डेट्स। यानी पेमेंट मेड इज नॉट sufficient to discharge all payments। सभी पेमेंट्स को डिस्चार्ज करने के लिए वो सफिशिएंट नहीं है। एक तो मल्टीपल पेमेंट्स है,
और दूसरा जो पेमेंट किया गया है वो सभी डेट्स को डिस्चार्ज करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो भैया इस केस में क्या होगा? इस केस में अप्रोप्रिएशन होगा। मतलब कैसे? टोटल 4120 नहीं दे रहा है, जो चुन्नू है वो दे रहा है, मान लेते हैं अपन 1100 रुपये या 1000 रुपये या 500 रुपये दे रहा है। मान लो 500 रुपये दे रहा है, 500 लिख देता हूँ, छोटा अमाउंट लिख देते हैं, 500 रुपये दे रहा है, ठीक, कोई भी अमाउंट 4120 से कम। अब इस 500 रुपए को किस में एडजस्ट करें? 1000 वाले बिल में एडजस्ट करें, 1250 में करें कि 1870 में करें? कौन से बिल में एडजस्ट करें? दिस इज नॉन एज अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। यानी अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट मींस एडजस्टमेंट ऑफ पेमेंट। और ये एडजस्टमेंट ऑफ पेमेंट कौन से ड्यू में हो, कौन से ड्यू में उसको एडजस्ट किया जाए? ये प्रॉब्लम कब अराइज होती है? जब मल्टीपल पेमेंट्स हो और जो पेमेंट किया जा रहा है वो सभी पेमेंट्स को डिस्चार्ज करने के लिए सफिशिएंट नहीं हो, तो अप्रोप्रिएशन की बात आती है। ठीक है सर। अब लॉ कहता है कि अप्रोप्रिएशन कौन करेगा? लॉ सबसे पहले कहता है डेटर करेगा, देने वाला जो पेमेंट कर रहा है वो करेगा। उसकी मर्जी है कि जैसे करेगा, हाँ मर्जी है कि जैसे करेगा। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में मान लो ये फर्स्ट ड्यू है, ये सेकंड ड्यू है, ये थर्ड ड्यू, यानी सबसे पुराना ड्यू 1000 का है, फिर 1250 का, फिर 1870 का। चुन्नू पेमेंट कर रहा है, चुन्नू बोलता है कि 500 रुपया तुझे 1870 में एडजस्ट करना है, जो कि थर्ड ड्यू, उससे पहले 2 ड्यूज और बाकी चल रहे हैं, 2 पुराने पेमेंट बाकी चल रहे हैं। लेकिन चुन्नू क्या बोल रहा है कि तुझे पेमेंट किस में एडजस्ट करना है? 1870 में एडजस्ट करना है, 1870 में एडजस्ट करना है। तो मुन्नू हैव टू मेक दैट एडजस्टमेंट, उसको उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। यानी डेटर अगर एक्सप्रेसली बोल देता है, डेटर अगर एक्सप्रेसली बोल देता है तो उस एक्सप्रेसली जो एडजस्टमेंट बताया गया, जो उसने इंटीमेट किया, उसी में करना पड़ेगा। अगर ये एक्सप्रेसली नहीं इंप्लाइडली इंटीमेट करता तो वो भी कर सकता है। इंप्लाइडली कैसे? मान लो पेमेंट 500 का नहीं है, सपोज एक केस बता रहा हूं आपको मैं अलग से। यस, पेमेंट इसने किया 1250 का, और चुन्नू हमेशा मुन्नू को बोलता है कि मैं जो भी पेमेंट करूंगा बिल टू बिल करूंगा, जो भी पेमेंट करूंगा बिल टू बिल पेमेंट करूंगा, यानी एक बिल का एक पेमेंट होगा, एक बिल का एक चेक दूंगा, मेरा अकाउंटिंग में ठीक रहता है, ऐसा नहीं कि टुकड़ों में दे रहा हूं। जब भी पेमेंट दूंगा एक बिल का एक चेक दे दूंगा, बिल टू बिल पेमेंट बोलते हैं इसको। चुन्नू हमेशा मुन्नू को बोलता है मैं बिल टू बिल पेमेंट करूंगा, इसने 1250 दी, बोले बिल टू बिल पेमेंट। तो इसका बिल टू बिल पेमेंट का मतलब क्या? वो 1250 किस में एडजस्ट होना चाहिए? सेकंड वाले में। बिल टू बिल तभी तो होगा, सेकंड वाला बिल 1250 का, फर्स्ट में एडजस्ट करेगा तो 1000 एडजस्ट हुए, 250 कहीं और करने पड़ेंगे, थर्ड में करेगा तो कुछ बाकी रह जाएगा। तो पूरा का पूरा बिल टू बिल एडजस्टमेंट कहाँ हो रहा है? सेकंड बिल के अंदर, 1250 वाले में। तो अब समझो चुन्नू पेमेंट करते समय एक्सप्रेसली बोल सकता है कि इस वाले बिल में एडजस्ट करना है, या इंप्लाइडली भी वो इंटीमेट कर सकता है कि यार इस तरीके से करना है। उसने जो डायरेक्शन पहले दे रखे थे, परिस्थितियां सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से इंप्लाइडली भी हो सकता है। लेकिन अब मान लो वाइल मेकिंग द पेमेंट डेटर कुछ नहीं बोलता, तो दूसरा रैंक है एडजस्टमेंट करने का क्रेडिटर। क्रेडिटर चाहे जिसमें एडजस्ट कर सकता है। यानी अप्रोप्रिएशन कौन करेगा, एडजस्टमेंट कौन करेगा? पहला अधिकार किसका था? डेटर का। अब डेटर करना चाहे तो डेटर कर दे, पर डेटर ने 500 रुपए पकड़ा दिया और कुछ भी नहीं बोला, या डेटर ने 1250 रुपए पकड़ा दिया, कुछ भी नहीं बोला, बिल टू बिल की कोई बात नहीं, कोई सर्कमस्टेंसेस नहीं, कुछ भी नहीं, 1250 रुपए पकड़ा दिए। अब क्रेडिटर किस में एडजस्ट करे? जिसमें उसकी मर्जी हो, क्रेडिटर की मर्जी। हाँ, क्रेडिटर हर उस पेमेंट में कर सकता है जो लीगली वो सामने वाले से मांगता था, जो लीगल ड्यूज थे उनमें से किसी में भी कर सकता है, इवन टाइम बार्ड में भी कर सकता है। लॉ कहता है इवन टाइम बार्ड में भी कर सकता है। मतलब मान लो ये जो 1000, 1250, 1873 ड्यूज हैं, इनमें से 1000 वाला सबसे पुराना इतना पुराना हो चुका है कि इसको मोर देन 3 ईयर्स हो चुके हैं। और हमने पढ़ा था कि 3 साल अगर किसी पेमेंट को ड्यू होते हुए हो जाए और हम उसके खिलाफ कोई एक्शन ना लें, उससे कोई चेक रिकवर ना करें, कोई स्टेप ना लें, 3 साल तक पैसे को पड़ा रहने दें सामने वाले के पास, तो 3 साल बाद आप पेमेंट मांगने का अधिकार भी नहीं रख सकते हो। ये हमने सेकंड यूनिट कंसिडरेशन वाली जो सेकंड यूनिट थी उसमें हमने डिस्कस किया था। हमने कहा था अगर टाइम बाद डेट को कोई व्यक्ति पे करने के लिए प्रॉमिस करता रिटर्न एंड साइड, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा टाइम बाद डेट के लिए। तो व्हाट इज टाइम बाद डेट? ऐसा उधार जिसको 3 साल तक आप वापस देखो ही नहीं, उसके लिए आप क्लेम ना करो, कोर्ट पे केस ना करो, कोई नोटिस ना दो, कोई एक्शन ना लो, तो टाइम बार्ड हो जाता है। मान लो 1000 टाइम बार्ड हो चुका है सपोज,
आपने कोई एक्शन नहीं लिया। लॉ क्या बोलता है, लॉ ऑफ लिमिटेशंस होते हैं, हर चीज का एक टाइम लिमिट है कि ये इतने टाइम में होना चाहिए वरना वो लिमिट आ जाएगा। तो लॉ ऑफ लिमिटेशन क्या कहता है कि भैया जो पेमेंट्स है वो 3 साल बाद लिमिट में आ जाएंगे, मतलब लिमिटेशन वाला लॉस पे अप्लीकेबल हो जाएगा, अब आप क्लेम नहीं कर सकते। लॉ क्या कहता है, टाइम बार्ड डेट कैन नॉट बी क्लेम्ड। ध्यान से सुनना, समझना, अक्कल लगाना थोड़ी सी यहां पे। टाइम बार्ड डेट कैन नॉट बी क्लेम्ड, आप टाइम बार्ड डेट को क्लेम नहीं कर सकते हो। पर लॉ ये नहीं कहता कि टाइम बार्ड डेट कैन नॉट बी रिसीव्ड। लॉ क्या कहता है, टाइम बार्ड डेट कैन नॉट बी क्लेम्ड। लॉ क्या कहता है, टाइम बार्ड डेट कैन नॉट बी क्लेम्ड। पर लॉ ये नहीं कहता कि टाइम बार्ड डेट कैन नॉट बी रिसीव्ड। रिसीव तो कर ही सकते हो। यानी अगर चुन्नू 1250 दे रहा है मुन्नू को कुछ कहे बिना, एकदम कुछ नहीं बोला, तो मुन्नू अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा। और जो फर्स्ट इन टाइम में अगर ये टाइम बार्ड आ रहा है तो उसको भी एडजस्ट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी मुन्नू क्या करेगा, 1000 रुपए तो उसमें एडजस्ट कर लेगा और 1250 में से 250 एडजस्ट कर लिए, और फिर मुन्नू कहेगा कि देख 1200 रुपए तो वो बाकी है और 1870 वो बाकी है। अब चुन्नू ये नहीं बोल सकता कि वो 1000 तो टाइम बार्ड हो गए थे। नहीं साहब, तूने देते समय बोला क्या किसमें एडजस्ट करना, नहीं, तो मेरी मर्जी है कि जिसमें एडजस्ट करूंगा। और लॉ क्लियरली कहता है कि आप टाइम बार्ड में एडजस्ट कर सकते हो। अगर क्रेडिटर एडजस्ट नहीं करता है तो थर्ड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू टाइम। यानी क्रेडिटर अगर चाहता तो 1000 रुपए तो टाइम बार्ड में एडजस्ट कर लेता और 250 1870 में एडजस्ट कर लेता और बोल देता कि यार देखो 1250 ये तो पूरा लूंगा तेरे से, 1250 ये तो पूरा लूंगा और इस 1870 में से 250 हटा दो, 1620। ऐसा भी कर सकता है, क्रेडिटर की मर्जी, चाहे जैसे एडजस्ट कर सकता है अगर डेटर ने कुछ नहीं बोला है तो। हाँ, वो 1000 टाइम बार्ड में ना करके बाकी दोनों में करे, उसकी मर्जी, वो गधा है अगर ऐसा करता है तो, पर वो चाहे तो कर सकता है। यानी लॉ क्या बोलता है, डेटर ने अगर एक्सप्रेसली इंप्लाइडली कुछ इंटीमेट नहीं किया, कोई सर्कमस्टेंसेस कुछ नहीं बताती, कुछ इंप्लाइड कंडीशन नहीं बैठती, तो क्रेडिटर करेगा। क्रेडिटर किस में कर सकता है, किसी भी लीगल ड्यू में कर सकता है, इवन वो टाइम बार्ड हो गया तो भी कर सकता है, उसकी मर्जी है करे। वो नहीं करना चाहे उसकी मर्जी, करना चाहे उसकी मर्जी। और अगर डेटर भी कुछ ना करे, क्रेडिटर भी कुछ ना करे, तो फिर कैसे चलेगा, टाइम के अकॉर्डिंग। यानी जो सबसे पुराना ड्यू है उसमें एडजस्ट होगा। सबसे पुराना ड्यू अगर टाइम बार्ड है, सबसे पुराना वाला ड्यू अगर टाइम बार्ड है तो उस टाइम बार्ड में भी एडजस्ट होगा। सबसे पुराना ड्यू अगर टाइम बार्ड है तो उस टाइम बार्ड में भी एडजस्ट होगा, ये लॉ कहता है। ठीक है, एक बात क्लियर कर लेना, अगर मान लो टाइम बार्ड को एक बार मैं अलग कर रहा हूँ, ठीक है, इतना फोटो वोटो क्या बनाया यार, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। अब ए और बी, ठीक है, 3 पेमेंट देने हैं, मान लो 1000, 1500 और 4000, 3 पेमेंट करने हैं। ए पेमेंट करता है सपोज 500 रुपये का। कितने का पेमेंट करता है, 500 रुपये का। पहला अधिकार किसका था, ए का। अप्रोप्रिएशन करने का पहला अधिकार किसका था, ए का, पर ए अप्रोप्रिएशन नहीं करता, कुछ नहीं बोलता। दूसरा अधिकार किसका था, बी का, बी कुछ नहीं बोलता, टाइम बार्ड नहीं है, कोई भी डेट टाइम बार्ड नहीं है। ठीक है, अब थर्ड किसका आ जाता है, टाइम का। टाइम अपने हिसाब से करेगा तो 500 का एडजस्ट होंगे 1000 में से। अगर 1000 टाइम बार्ड है तो भी उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, अगर 1000 टाइम बार्ड है तो भी उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। अगर ए ने कहीं एडजस्ट नहीं किया, बी ने कहीं एडजस्ट नहीं किया तो टाइम से होगा। अब लेकिन मानो सिचुएशन ये है, कोई भी टाइम बार्ड नहीं है, कोई भी टाइम बार्ड नहीं है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड बिल जो आपको दिख रहा है वो दोनों फर्स्ट ही है, मतलब ये सेम डे ड्यू है, सेम डे के ड्यू है, एक ही दिन के ड्यू है। अब 500 किस में एडजस्ट करें, तो लॉ कहता है अगर एक ही टाइम के 2 बिल हो, एक साथ और टाइम पे करना हो तो आप प्रोपोर्शनेटली कर लो। कैसा कर लो, प्रोपोर्शनेटली कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा 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 चलेगा। देखिए, सबसे पहली बात, ए डेटर ऑफ सेवरल डेट्स। मैंने कहा था ना अप्रोप्रिएशन की बात कब आएगी, तब सेवरल डेट्स होंगे। एक ही डेट है तो फिर अप्रोप्रिएशन क्या करना, जो एक डेट है उसमें एडजस्ट कर लो। एंड मेक्स पेमेंट विच इज नॉट सफिशिएंट टू डिस्चार्ज ऑल द डेट्स, यानी उतना पेमेंट किया जो सभी डेट के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो वहां एडजस्टमेंट करने की बात आती है कि पेमेंट को किसके अगेंस्ट में एडजस्ट करना है। सबसे पहले बोला है कि एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। इंडिकेट किया, किसने इंडिकेट किया, डेटर ने। डेटर ने क्लियरली बोल दिया इसमें करना है। वेयर अ डेटर owing several distinct debts to one person makes payment to him either with express intimation or under circumstances implying that
द पेमेंट इज टू बी अप्लाइड टू द डिस्चार्ज ऑफ सम पर्टिकुलर डेट, द पेमेंट इफ एक्सेप्टेड मस्ट बी अप्लाइड अकॉर्डिंगली। यानी डेटर या तो क्लियरली बोल दे इसमें एडजस्ट करना है, या क्लियर ना बोले सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से लग जाए कि नहीं यार यहाँ एडजस्ट, जैसे मैंने बोला ना भाई मैं तो बिल टू बिल पेमेंट करूंगा हमेशा, और आप 1250 का दे रहे हो, मतलब सेकंड बिल में एडजस्टमेंट हो रहा है। ठीक है, सेकंड पावर किसके पास है? एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड। अगर इंडिकेटेड नहीं है तो कैसे होगा? वेयर द डेटर हैज ओमिटेड टू इंटीमेट and there are no other circumstances indicating of debt to be applied by the creditor। तो इसमें क्या होगा? ना तो आपने कुछ बोला ना कोई circumstances है, तो the creditor may apply it at his discretion। creditor अपने हिसाब से उसको अप्लाई कर सकता है to any lawful debt actually due। कोई भी lawful debt जो actually due हुआ है, जो actually पेमेंट आपसे मांगता है, and payable to him from the debtor। यानी कोई भी ऐसा पेमेंट जो एक्चुअली ड्यू हो चुका है और वो डेटर को पे करने का हो चुका है, मतलब डेटर को पे करना ही है, उसमें से किसी में भी एडजस्टमेंट किया जा सकता है। वेयर इट्स रिकवरी इज और इज नॉट बार्ड बाय, यानी उसकी रिकवरी बार्ड हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही केस में उससे आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बार्ड बाय द लॉ, जो भी लिमिटेशन का लॉ है उसके हिसाब से। ठीक है, अप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नीदर पार्टी, दोनों में से कोई भी पार्टी अप्रोप्रिएट नहीं करती तो क्या होगा? Where neither party makes any appropriation, the payment shall be applied in discharge of the debt in order of time। कोई भी नहीं करेगा तो टाइम के हिसाब से होगा। Whether they are or are not barred by law, यानी उनका लॉ ऑफ लिमिटेशन से, लिमिटेशन ऑफ सूट जो होता है, लॉ ऑफ लिमिटेशन जिसको हम बोलते हैं, उससे बार्ड है कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम बार्ड होगा। इफ डेट्स आर ऑफ इक्वल स्टैंडिंग, द पेमेंट्स, इक्वल स्टैंडिंग मतलब सेम डे का ड्यू है, सेम डे का ड्यू को इक्वल स्टैंडिंग बोला यहाँ पे। द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ ईच प्रोपोर्शनेटली। उन दोनों में, दो या तीन जो भी हों उनमें आप क्या करेंगे? प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर देंगे पेमेंट, अगर सेम ड्यूज हैं, एक से ज़्यादा ड्यूज सेम डे के हैं तो। चलिए, अब इस फोर्थ यूनिट में हमको एक तो डिस्कस करना है वो कॉन्ट्रैक्ट्स जिनको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूं कि किन कॉन्ट्रैक्ट्स को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप समझिए, थोड़ा सा बेसिक हिंट दे रहा हूं ना, डिटेल में अपन बाद में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। एक होता है नोवेशन, एक होता है रिसेंड करना यानी रिसेशन, एक होता है ऑल्ट्रेशन और एक होता है रिमिशन। चार ऐसे केसेस हैं जहां आपको कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट्स नीड टू बी परफॉर्म्ड, और इन चारों में से तीन तो म्यूचुअल है और चौथा भी म्यूचुअल तो नहीं है, एक व्यक्ति की दया है, अपन ऐसा बोले। जैसे दो पार्टीज है, दोनों पार्टी साथ में बैठे, एग्रीमेंट पहले कर चुके थे, कॉन्ट्रैक्ट पहले कर चुके थे, अब उस कॉन्ट्रैक्ट को हटा के वहां नया कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे तो नोवेशन। अगर पुराने वाले को तोड़कर नया कर लिया तो पुराने वाले को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। दोनों पार्टीज बैठ के म्यूचुअली कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे, बोले मैं भी नहीं करूं तू भी नहीं करे, रिसेंड करना। रिसेंड यही तो होता है यार, जब एक पार्टी परफॉर्म करने से मना कर देता है तो दूसरे वाले के पास ऑप्शन होता है या तो कंटिन्यू करना या मना करना, और दूसरी वाली पार्टी भी मना कर दे तो पहले वाले पार्टी ने भी मना कर दिया, दूसरी पार्टी ने भी मना कर दिया, तो टेक्निकली कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? रिसेंड हो गया, रिसेशन। ऑल्ट्रेशन मतलब कुछ टर्म्स चेंज हो जाए, जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही चेंज हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज भी चेंज हो जाए तो वो नोवेशन है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही चेंज हो रहा है और पार्टीज भी चेंज हो सकती है, जरूरी नहीं कि हो ही हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की सारी टर्म्स कंडीशंस, पूरा ओवरऑल उसकी जो थीम थी वही पूरी बदल रही है, तो वो नोवेशन है। और कॉन्ट्रैक्ट की थीम वही है लेकिन कुछ एडजस्टमेंट से, कुछ ऑल्ट्रेशन से, कुछ चेंजेस है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ऑल्ट्रेशन। उसको अपन क्या बोलेंगे? ऑल्ट्रेशन। और अगर एक पार्टी दया दिखाती है कि मैंने तो अपना काम परफॉर्म कर दिया, अब तुझे परफॉर्म करना था, तू नहीं कर पा रहा, चल जा, तुझे माफ किया, छोड़ा, या तो फ्री में छोड़ दिया या कुछ कंपनसेशन लेके छोड़ दिया, माफ कर दिया। मैंने तुझे गेहूं दिए थे 5 लाख रुपए के, मेरे पास क्या पावर है तैसे 5 लाख रुपए लेने का, मैंने बोला चल 1 लाख रुपए दे, छोड़, तू भी क्या गरीब आदमी याद रखेगा, मस्त रहे, 1 लाख रुपए दे, तेरे को माफ किया, 1 लाख रुपए तूने मुझे दे दिया, अब कॉन्ट्रैक्ट को आगे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, जबकि 5 लाख का ड्यू था, 1 लाख देते ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, ये रिमिशन है। या मैं बोल दूं मेरे को तेरे से एक पैसा भी नहीं चाहिए, मैं तुझे माफ किया, तेरे से 5 लाख रुपए नहीं लूंगा, छोड़, माफ किया, तो लॉ कहता है कि विथ और विदाउट कंसिडरेशन, या कुछ कंसिडरेशन लेके, बिना कंसिडरेशन लिए भी आप सामने वाले को माफ कर सकते हो, और माफ कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बेसिकली बताना ये चाह रहा हूं कि थोड़ा सा यहां पे गड़बड़ क्या है।
बोला तो ये कि कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड विद कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज की कंसेंट से। एक्चुअली ये जो हेडिंग इन्होंने लिखा है इसमें नोवेशन आ जाता है, रिसेशन आ जाता है, ऑल्ट्रेशन आ जाता है और वेव ऑफ करना या रेमिट करना रिमिशन आ जाता है। इसके आगे जो पॉइंट लिखे हैं ये एक्चुअली सब्सिडरी पॉइंट्स हैं, आप समझना। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। सब्सिडरी पॉइंट्स मतलब अगर वॉइड हो जाता है तो जिसको भी बेनिफिट मिला वो पे करे, वॉइडेबल में अपना बेनिफिट कैसे पे किया जाएगा, रिस्टोरेशन बेनिफिट वगैरह कैसे होगा, ये अलग बातें हैं। अगर मैं इस हेडिंग की बात करूं, कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, ये टेक्निकली यहाँ खत्म हो जाता है, यहाँ खत्म हो जाता है टेक्निकली। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपन और अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।